एक बार की बात है, सुदामपुर नाम का गांव था। यह गांव पहाड़ियों के किनारे बसा था, जहां खेत कम थे और जंगल ज्यादा। ज्यादातर लोग लकड़ियां काटकर या छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। इसी गांव के कोने पर एक छोटी सी झोंपड़ी में नरेश और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। नरेश दिन भर गांव में काम खोजता, लेकिन अक्सर खाली हाथ ही लौटता। कभी कभी लोग उसे मजदूरी पर बुला लेते तो 2-4 पैसे मिल जाते, वरना खाली पेट ही सोना पड़ता। मीरा पहले शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब कई दिनों तक खाना न मिले तो कोई भी इंसान तंग आ जाता है। एक दिन जब शाम को नरेश घर आया तो देखा कि मीरा गुस्से से बैठी थी। क्या हुआ? आज फिर खाली हाथ आ गए? हर बार सोचती हूँ कि आज आओगे तो आटा या चावल कुछ ना कुछ तो लेकर आओगे, मगर तुम हर बार खाली हाथ ही लौट आते हो। मैं कोशिश कर तो रहा हूं मीरा, मगर मैं क्या करूं? अगर गांव में मुझे कोई काम नहीं दे रहा तो मैं तो हर किसी से काम मांगता हूं, लेकिन सब मना कर देते हैं। गांव में और लोग भी तो गरीब हैं, लेकिन सबके घर में रोज चूल्हा जलता है, और हमें देखो, परसों रात से खाना नहीं खाया। सच कहूं तो तुम दिल लगाकर मेहनत ही नहीं करते। अगर सच में मेहनत करते तो हमारे घर में भी खाना होता। नरेश चुप रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगली सुबह नरेश जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग लकड़ियां काटकर बाजार में बेच रहे थे। उसे भी यह काम अच्छा लगा। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटी। शाम को जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा तो उसे 15 रुपए मिले। अरे भाई, जरा ये सूखी लकड़ियां देना, घर में चूल्हे के लिए ले जानी है। मेरी बीवी ने कहा था कि घर आओ तो लकड़ियां लेते आना, तो मैंने सोचा यहीं से ले लूं। मुझे ये लकड़ियां काफी अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैंने तुम्हें 15 रुपये दे दिए हैं। इसके बदले मुझे ये लकड़ियां दे दो। ये लो भाई साहब, आपकी लकड़ियां जंगल से ताजी ही काट कर लाया हूं। ये लकड़ियां बहुत देर तक जलेंगी और आपके चूल्हे की आग को तेज और लंबे समय तक बनाए रखेंगी। यह रकम छोटी थी, लेकिन पहली बार उसने खुद कमाई की थी। जब वह घर पहुंचा और मीरा के हाथ में पैसे रखे तो वह चौंक गई। अरे रमेश, ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने जंगल जाकर लकड़ियां काटी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया। फिर एक आदमी ने इन लकड़ियों के बदले मुझे 15 रुपये दे दिए। चलो, अब जल्दी से मैं आटा लाता हूं और तुम उसकी रोटियां बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मीरा ने कोई ताना नहीं मारा। उसने चुपचाप रोटी बनाई और पहली बार बिना झगड़े के दोनों ने खाना खाया। रामेश, कितने दिनों बाद हमने इतनी रोटी खाई है ना? सच में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। गरीबी में तो सूखी रोटी भी किसी महंगे पकवान जैसी लगती है। हाँ, सच कह रही हो। जब पेट खाली होता है तो सूखी रोटी भी किसी राजा के भोज से कम नहीं लगती। मैं तो बस यही चाहता हूं कि रोज हमारे घर का चूल्हा जले और हमें कभी भी भूखे पेट न सोना पड़े। आज मेहनत से कमाई हुई रोटी खा रहे हैं, कल और भी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमारे अच्छे दिन जल्दी आएं। अब नरेश हर दिन जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन सर्दियों का मौसम आ गया और जंगल में लकड़ियां काटना मुश्किल हो गया। एक दिन बाजार में लकड़ी का दाम अचानक गिर गया। अब उतनी ही लकड़ियों के बदले आधे पैसे मिलने लगे। जब नरेश घर पहुंचा तो मीरा ने कहा, अब क्या करोगे रमेश? पहले ही तुम्हारी कमाई से घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता था, और अब तो काम और भी ज्यादा कम हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कमाई घटती जा रही है। अभी तो ठीक है कि घर में थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ है, लेकिन जब वो भी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? न चूल्हा जलेगा, न पेट भरेगा। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती, और जब पेट की आग जलती है तो इंसान की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा रमेश, नहीं तो ये तंगहाली हमें पूरी तरह तोड़ कर रख देगी। मैं जानता हूं हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक मैं सांस ले रहा हूं तब तक तुम्हें और इस घर को कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करके, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, पर घर का चूल्हा जलाए रखूंगा। आज मुश्किलें हैं, मगर हमेशा नहीं रहेंगी। मैं हर रोज कुछ न कुछ करके लाऊंगा। धीरे धीरे ही सही, पर हालात बदलेंगे। बस तुम मेरा साथ देना। तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नरेश परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह जंगल में गया तो उसे एक पुराने सूखे पेड़ का मोटा तना मिला। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बनाए और लकड़ी के खिलौने बनाने की कोशिश की।
गांव में एक बूढ़ा कारीगर था जो पहले लकड़ी का काम करता था। नरेश ने उससे मदद मांगी। बूढ़े ने उसे लकड़ी तराशने और खिलौने बनाने का तरीका सिखाया। कुछ ही दिनों में नरेश सुंदर लकड़ी के खिलौने बनाने लगा। पहले जब वह सिर्फ लकड़ियां बेचता था तो कम पैसे मिलते थे, लेकिन अब जब वह लकड़ी से खिलौने बनाकर बेचता तो उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। बेटा, जरा एक लकड़ी का खिलौना देना। मेरी पोती को खिलौनों से बहुत लगाव है, हर रोज कुछ नया देखने की जिद करती है। आज सोचा उसके लिए कुछ लेता चलूं ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक ही छोटा सा खिलौना दे दो जो वो अपने नन्हे हाथों से पकड़कर खेल सके और खुश हो जाए। बच्चों की खुशी के लिए कुछ छोटा सा भी काफी होता है। ये लकड़ी का घोड़ा खास बच्चों के लिए ही बनाया गया है। देखिए इसकी तराशी कितनी सुंदर है और मजबूत भी इतना है कि आपकी पोती आराम से इसे पकड़कर खेलेगी, गिराएगी तो भी कुछ नहीं होगा। इसे देखकर बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। आप इसे लेकर जाइए, यकीन मानिए आपकी पोती इसे बहुत पसंद करेगी। इस घोड़े में बचपन की मुस्कान छिपी है जनाब। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। पहले मीरा नरेश को ताने मारती थी, लेकिन अब वह भी मदद करने लगी। नरेश, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना अब से मैं भी तुम्हारे इस काम में थोड़ा हाथ बटाऊं। तुम तो बड़ी मेहनत से लकड़ी के खिलौने बनाते हो और मैं चाहती हूँ कि उन खिलौनों में अपनी कला से कुछ रंग भर दूं। अगर मैं उन पर सुंदर सुंदर रंग भर दूंगी तो खिलौने और भी ज्यादा आकर्षक लगेंगे। बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने वैसे भी बहुत पसंद आते हैं। इससे हमारे खिलौने गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी बिकने लगेंगे। सोचो ना, जब लोग कहेंगे कि नरेश और उसकी पत्नी के बनाए खिलौने सबसे अलग और सबसे सुंदर हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल मीरा, तुमने तो एकदम सही सोचा है। अगर तुम मेरे बनाए हुए खिलौनों को रंगों से और भी सुंदर बना दोगी तो यकीन मानो हमारी मेहनत की कदर और भी बढ़ जाएगी। बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं और जो चीज देखने में अच्छी लगे वही जल्दी बिकती भी है। अब हम दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं तराशूंगा और तुम सजाओगी। देखते ही देखते हमारा छोटा सा काम एक दिन बड़ा बन जाएगा। अब वे दोनों साथ मिलकर खिलौने बनाते और बाजार में बेचते। धीरे धीरे गांव के और लोग भी नरेश से प्रेरित होने लगे। अब वे सिर्फ लकड़ियां नहीं बेचते थे, बल्कि उनसे कुछ न कुछ बनाकर बेचने लगे। गांव के प्रधान ने भी नरेश की तारीफ की और कहा, रमेश, मैं इस गांव का प्रधान हूं और मुझे यकीन है कि तुम मुझे पहचानते ही होगे। मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम को गौर से देख रहा हूं और सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम जिस लगन और मेहनत से लकड़ी के खिलौने और अन्य सामान बनाते हो वह वाकई सराहनीय है। तुम्हारे काम से न सिर्फ गांव में लोगों को प्रेरणा मिली है, बल्कि बच्चों को भी कुछ नया और सुंदर देखने को मिल रहा है। तुमने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी काम छोटा नहीं होता। तुम्हारे बनाए हुए खिलौनों में एक अलग ही आकर्षण है जो हर किसी को पसंद आता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो प्रधान जी। आपका शुक्रिया जो आपने मेरे काम को इतनी इज्जत दी। मैं तो बस एक आम आदमी हूं जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है और किसी का थोड़ा भला हो रहा है। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अमरीश और मीरा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। जहां पहले वे भूखे सोते थे, अब उनके पास रोजगार था, सम्मान था और सबसे बढ़कर एक नई उम्मीद थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब कोई इंसान तरक्की करता है तो कुछ लोग जलने भी लगते हैं। गांव के कुछ पुराने लकड़ी बेचने वाले खुश नहीं थे। इस नरेश ने तो हमारा सारा कारोबार ही ठप कर दिया है। जब से ये लकड़ी के खिलौने बेचने लगा है, लोग हमारे पास आना ही छोड़ दिए हैं। अब कोई हमारा सामान खरीदना ही नहीं चाहता। ये तो हद हो गई। अब इस बात का कोई हल निकालना ही पड़ेगा। इसे सबक सिखाना होगा ताकि आगे से किसी और का धंधा बर्बाद करने की हिम्मत न करे। देखता हूं इसे कैसे रोकते हैं हम। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये नरेश तो पूरे गांव में नंबर 1 लकड़ी वाला बन जाएगा। फिर तो लोग हमारे काम को भूल ही जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इसे ऐसा सबक सिखाएं कि फिर कभी किसी के बीच में अपनी दुकान न चमका सके। कुछ तो करना ही होगा और वो भी जल्दी। गांव के रमाकांत नाम के आदमी ने अमरीश से जलकर उसके खिलौनों को नुकसान पहुंचाने की ठान ली।
एक रात जब अमरीश और मीरा सो रहे थे, रमाकांत ने उनके आंगन में रखे सभी लकड़ी के खिलौनों पर पानी डाल दिया। अगले दिन जब अमरीश उठा तो उसने देखा कि खिलौने खराब हो चुके थे। मीरा घबराई। अरे नरेश, ये क्या हो गया? हमारे सारे लकड़ी के खिलौनों पर किसी ने पानी फेंक दिया और मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई शरारत है। कोई है जो हमारी मेहनत से जल रहा है और हमें नीचा दिखाना चाहता है। देखो ना, सारे खिलौने भीगकर एकदम खराब हो गए हैं। अब तो बेचने लायक भी नहीं बचे। इतनी मेहनत की थी हमने, लकड़ियां काटी थीं, उन्हें तराशा, तुमने रंग भरे और अब सब पर पानी फेर दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दिल बहुत दुख रहा है नरेश। लगता है जैसे किसी ने हमारे सपनों को कुचल दिया हो। बेचारा बच्चा भी अगर देखेगा तो क्या कहेगा? मुझे तो अब डर लग रहा है कि हम फिर से कैसे शुरुआत करेंगे। कोई बात नहीं। देखो, ये लकड़ी के खिलौने हमने ही तो अपने हाथों से बनाए थे, तो क्या हुआ अगर ये खराब हो गए? हम फिर से बना लेंगे और इस बार पहले से भी अच्छे बनाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कल ही जंगल जाऊंगा, अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आऊंगा और फिर से वही मेहनत करेंगे, बल्कि इस बार और भी ज्यादा लगन से। हमें बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। जो लोग हमारी मेहनत से जलते हैं, उन्हें हम अपने कामयाबी से जवाब देंगे। देखो, गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गिरकर उठना वही असली हिम्मत है। लेकिन अब उनके पास लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अमरीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाए। वह गांव के प्रधान के पास गया और अपनी परेशानी बताई। प्रधान जी, मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। कल रात जब मैं अपने सामान के पास ही सो रहा था तो किसी ने शरारत में मेरे ऊपर और मेरे लकड़ी के खिलौनों पर पानी फेंक दिया। सारा सामान गीला हो गया और अब वो बिकने लायक नहीं बचा। मैं सुबह जब उठा तो देखा कि खिलौने पूरी तरह से भीग चुके हैं और उनमें से कुछ तो टूट भी गए हैं। अब हालत यह है कि मेरे पास दोबारा लकड़ी खरीदने या नया सामान बनाने के लिए पैसे नहीं बचे। मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि यही छोटा मोटा काम करके मैं और मेरी पत्नी 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। नरेश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो और तुम्हारा हुनर भी सबने देखा है, इसलिए अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम बस मन लगाकर लकड़ियों से अच्छे अच्छे खिलौने बनाना और बाकी की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें उन खिलौनों की मेहनत का पूरा पैसा दूंगा ताकि तुम्हारे घर का खर्च भी चलता रहे, और फिर उन खिलौनों को मैं खुद शहर लेकर जाऊंगा और वहां अच्छे दामों में बेचूंगा। शहर में ऐसे हाथ से बने लकड़ी के खिलौनों की बहुत मांग है। अब उनके पास लकड़ी तो थी, लेकिन खिलौने बनाने के लिए वक्त बहुत कम था। बस एक ही दिन बचा था। अमरीश और मीरा ने पूरी रात जागकर खिलौने बनाए। उनके हाथों में दर्द हो गया था, लेकिन वे रुके नहीं। अभी तो बहुत सारे खिलौने और बनाने बाकी हैं, लेकिन मेरे हाथों में तो अब काफी दर्द होने लगा है। लकड़ी काटते काटते और तराशते तराशते हथेलियां छिल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझसे एक भी खिलौना और नहीं बन पाएगा। सच कहूं तो मेहनत करके पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, ये अब अच्छे से समझ में आ रहा है। हर दिन सुबह से शाम तक काम करो, फिर भी उतना ही मिल पाता है जिससे बस पेट भरा जा सके। लेकिन क्या करें, जीना भी तो है, और अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नरेश, मैं भी तो तुम्हारे साथ मिलकर ये लकड़ी के खिलौने बना रही हूँ। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। मेहनत से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक रात की ही तो बात है। थोड़ा सा और धैर्य रखो, हम दोनों मिलकर ये सारे खिलौने बना ही लेंगे। जब ये खिलौने तैयार हो जाएंगे तो कल सुबह प्रधान जी इन्हें शहर ले जाकर बेचेंगे। वहां पर इनकी अच्छी कीमत मिलेगी और हमें भी हमारे मेहनत का फल मिलेगा। तुम देखना, जब हमारे बनाए खिलौनों की तारीफ होगी और अच्छे पैसे मिलेंगे, तब सारी थकान एक पल में दूर हो जाएगी। बस अभी थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं, फिर सुकून से चैन की नींद भी ले पाएंगे। अगली सुबह प्रधान के आदमी आए और खिलौनों को लेकर शहर चले गए। 3 दिन बाद जब प्रधान ने उन्हें बुलाया तो उसने 1500 रुपए अमरीश के हाथ में रख दिए।
शहर में जब मैंने तुम्हारे बनाए हुए लकड़ी के खिलौनों को पहली बार लोगों को दिखाया तो सभी बहुत हैरान रह गए। हर किसी ने तुम्हारे हुनर की तारीफ की। बच्चों को तो तुम्हारे बनाए हुए घोड़े, गाड़ी और छोटे छोटे जानवर इतने पसंद आए कि कुछ तो एक ही बार में 2-2 खिलौने खरीद कर ले गए। कई लोग तो मुझसे पूछने लगे कि ये खिलौने कहां से लाए हैं और क्या हर हफ्ते मिल सकते हैं। अब वहां से लगातार मांग आने लगी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगली बार मैं कब फिर से नए खिलौने लेकर आऊं। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह और भी लकड़ी के सुंदर रंग बिरंगे खिलौने बनाते रहो ताकि मैं उन्हें हर हफ्ते शहर भेज सकूं। प्रधान जी, आपके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर दिल खुशी से भर गया। मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथों से बनाए गए साधारण से लकड़ी के खिलौने एक के दिन इतनी दूर तक लोगों के दिल जीत लेंगे। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हर खिलौना मैं पूरे मान से बनाता हूं जैसे एके माँ अपने बच्चे को प्यार से संभलती है। आपने मुझे न सिर्फ हौसला दिया बल्कि एके नई राह भी दिखाई। आपके भरोसे के साथ मैं और भी मेहनत करूंगा। पहली बार उन्होंने इतने ज्यादा पैसे एक साथ देखे थे। अब गांव के वही लोग जो पहले अमरीश से जलते थे उससे सीखने आने लगे। रमाकांत, जिसने पहले खिलौनों को खराब किया था, खुद अमरीश के पास आया और माफी मांगी। अब अमरीश और मीरा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खिलौने बनाते थे। मीरा ने जब पहली बार अपने हाथों से कमाए पैसों से एक नई साड़ी खरीदी तो उसकी आंखों में सुकून था। अमरीश ने उसकी ओर देखा और कहा, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा मीरा। सीख, कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए।